हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 8/11/2023 के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। करा अल नीनो और हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन है। पहला है कि अल नीनो एक प्राकृतिक घटना है जिसमें भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतह के जल का समय समय पर गर्म होना शामिल है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है यह अल नीनो दक्षिण दोलन नामक जलवायु पैटर्न के 2 चरणों में से एक है। तीसरा है हिंद महासागर के पूर्वी व पश्चिमी भागों के पृष्ठीय तापमान में असमानता इसकी प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है ना वो सही है, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। सभी 3 ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अल नीनो यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतह के जल का समय समय पर गर्म होना शामिल है। अतः कथन एक सही है। करा स्पेनिश में अल नीनो शब्द का अर्थ छोटा बच्चा होता है। करैया अल नीनो दक्षिण दोलन नामक जलवायु पैटर्न के 2 चरणों में से एक है। अतः कथन तो सही है। करैया इसके परिणाम स्वरूप भारत में मानसूनी वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं। हिंद महासागर द्विध्रुव कर रहा है। आईओडी एक वायुमंडल महासागरीय घटना है जो हिंद महासागर में घटित होती है। हिंद महासागर के पूर्वी व पश्चिमी भागों के पृष्ठीय, ठीक है, यहाँ पृष्ठीय तापमान में असमानता इसकी प्रमुख विशेषता है। अतः कथन तीसरा सही है। आइए देखते हैं दूसरा कथन। दूसरा क्वेश्चन। करा श्रमिक और श्रम उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करा उत्पादकता को श्रम उत्पादन अनुपात या प्रत्येक क्षेत्र में प्रति श्रमिक शुद्ध घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है, जहां काम के घंटे प्रतिदिन 8 घंटे माने जाते हैं। करा श्रमिक उत्पादकता और श्रम उत्पादकता के बीच अंतर यह है कि श्रमिक उत्पादकता में कार्य मानसिक गतिविधियों का वर्णन करता है, जबकि श्रम उत्पादकता में कार्य अधिकतर शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। तो ये भी कथन हमको लगता है सही होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। करा श्रमिक उत्पादकता और श्रम उत्पादकता, ठीक है, के बीच एकमात्र वैचारिक अंतर यह है कि श्रमिक उत्पादकता में कार्य जो है मानसिक गतिविधियों का वर्णन करता है, जबकि श्रम उत्पादकता में कार्य ज़्यादातर शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। तो कथन 2 सही है। तो उत्पादकता किसी गतिविधि की उत्पादकता को आमतौर पर सूक्ष्म स्तर पर श्रम लागत की प्रति इकाई आउटपुट मूल्य की मात्रा के रूप में मापा जाता है। व्यापक स्तर पर इसे श्रम उत्पादन अनुपात या प्रत्येक क्षेत्र में प्रति कर्मचारी शुद्ध घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है, जहां काम के लिए प्रतिदिन 8 घंटे अनिवार्य माने जाते हैं। अतः कथन 1 सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जलीय कृषि शब्द का तात्पर्य किसी व्यावसायिक, मनोरंजक या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नियंत्रित जलीय वातावरण में जलीय जीवों के पालन से है। तो पहला कथन तो सही ही लग रहा है। करा जलीय कृषि को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये होगा पशुपालन नहीं, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। दूसरा गलत हो जाएगा। करा जलीय कृषि में जानवरों का प्रजनन, पालन और पौधे की कटाई खारे तथा मीठे जल के पारिस्थितिकीय तंत्र को छोड़कर सभी प्रकार के जलीय वातावरण में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि खारा जल हो गया समुद्र, ठीक है, और मीठे जल ये सब नदी माना जाता है। साथ ही साथ एक कृत्रिम रूप से हम लोग तालाब ये सब बनाते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये भी गलती हो जा रहा है। तो हो जाएगा केवल एक आंसर सही, ठीक है। आगे देखते हैं। करा जलीय कृषि एक्वाकल्चर शब्द मुख्य रूप से किसी व्यावसायिक, मनोरंजक अथवा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नियंत्रित जलीय वातावरण में जलीय जीवों के पालन को संदर्भित करता है। अतः कथन 1 सही है। अब उद्देश्य करा मानव उपभोग हेतु खाद्य उत्पादन, संकटापन्न और संकटग्रस्त प्रजातियों की आबादी की पुनर्प्राप्ति, फिर है पर्यावास पुनर्भरण, वन्य स्टॉक वृद्धि, बैट फिश का उत्पादन और चिड़ियाघरों एवं एक्वेरियमों के लिए मत्स्य पालन। आगे और है
कि जलीय कृषि के तहत जलीय जीवों का प्रजनन एवं पालन और पौधों की कटाई भूमि पर मानव निर्मित वन प्रणालियों सहित सभी प्रकार के जलीय वातावरण में, ठीक है, इसीलिए वो कथन जो है तीसरा सही नहीं हो रहा था। फिर है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने झींगा एवं मछली पालन के लिए जलीय कृषि फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में पेश आने वाली तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा की है, अतः कथन 2 सही नहीं है। करें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रोग, वायरस का प्रकार, ठीक है, तो जीका वायरस मच्छर जनित फ्लेवी वायरस, फिर है निपाह वायरस प्राणी जनित वायरस है ये, और हेपेटाइटिस हेपेट्रोटिपिक वायरस, ये भी सही। तो कितने सुमेलित थे, तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है जो मुख्य रूप से एडिज मच्छरों, विशेष रूप से एडिज एजिप्टी द्वारा फैलता है। कर इसके अलावा यह गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण तक, साथ ही शारीरिक संपर्क, रक्त और रक्त उत्पादों के संक्रमण के माध्यम से भी प्रसारित हो सकता है, अतः कथन 1 सही सुमेलित है। कर यह एक जूनोटिक वायरस है, जानवरों से इंसानों में संचरित होता है। निपाह वायरस इंसेफेलाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव पैरामाइकोसोविरिडे श्रेणी तथा हेनिपा वायरस जीन्स या वंश का एक आरएनए अथवा राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है तथा हैंड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है, अतः कथन 2 सुमेलित है। आगे है कि हेपेटाइटिस आमतौर पर यह वायरस के एक समूह के कारण होता है जिसे हेपेट्रोटोपिक या यकृत निर्देशित वायरस के रूप में जाना जाता है, जिसमें A, B, C, D और E शामिल है, यानी वायरस का टाइप हो जाएगा। अन्य वायरस भी इसका कारण बन सकते हैं, जैसे बैरिसेला वायरस जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है, अतः युग्म 3 भी सुमेलित है, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा, तीनों सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाफेड के बारे में देखना है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। कर यह वर्ष 1958 में स्थापित कृषि उत्पाद खरीद और विपणन हेतु एक अग्रणी भारतीय सहकारी संगठन है, तो पहला सही है। कर यह वर्ष 2002 के बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड। कर नाफेड वर्ष 1958 में स्थापित कृषि उत्पाद खरीद और विपणन हेतु एक अग्रणी भारतीय सहकारी संगठन है, अतः कथन 1 सही है। कर नाफेड वर्ष 2002 के बहु राज्य सरकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो कथन 2 सही है। आगे भारत ब्रांड आटा केंद्रीय भंडार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, ये हो गया नाफेड, और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन यानी NCCF सहित विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से उपलब्ध होगा, ताकि भारत ब्रांड आटे तक व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। आइए देखते हैं आगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक, ठीक है, सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था, तो पहला सही है। कर CPCB यानी वही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रमुख कार्य वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना है, तो ये 2 भी सही है। CPCB को जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी डेटा एकत्र करने, मिलान करने तथा प्रसारित करने का भी अधिकार है, तो ये तीसरा सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सभी 3 सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1974 को किया गया। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ एवं कार्य सौंपे गए, इसलिए कथन 1 सही है।
आगे है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में वर्णित सीपीसीबी के प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है ना, तो दोनों ध्यान देना है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 करा है जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में जलधाराओं और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा सीपीसीबी का एक प्रमुख कार्य वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित या कम करना है। अतः कथन 2 सही है। कर सीपीसीबी के अधिदेशों में से एक जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय डेटा एकत्र करना, मिलान करना तथा प्रसारित करना है। अतः कथन 3 सही है। करा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रवासियों और गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में शुरू की गई एक योजना है। फिर कह रहा है यह योजना एनएफएसए के तहत सब्सिडी वाले राशन के साथ मासिक रूप से 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। तीसरा है कि अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता घरेलू श्रेणियों से संबंधित परिवार पीडीएस योजना के पात्र होंगे। तो जहाँ तक ये लग रहा है तीनों सही ही होना चाहिए, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रवासियों और गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में शुरू एक योजना है। अतः कथन 1 सही है। आगे देखते हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने वाले सब्सिडी यानी 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम राशन के अतिरिक्त है। कर योजना द्वारा भारत के प्रवासियों और गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। तक कथन 2 सही है। अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता घरेलू श्रेणियों से संबंधित परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे, इसलिए कथन तीसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं आज का पोषण ट्रैकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है। तो पोषण ट्रैकर जो है महिला और बाल संरक्षण मंत्रालय कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला गलत है। दूसरा है कि पोषण ट्रैकर का उपयोग बच्चों में बौनेपन, कमजोरी, कम वजन जैसी समस्याओं की पहचान कर पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है, इसीलिए दूसरा क्या है सही है। तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करा पोषण ट्रैकर यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 2021 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के माध्यम से शुरू किया गया एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। पोषण ट्रैकर एक महत्वपूर्ण शासन तंत्र है। अतः कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मंत्रालय का नाम चेंज हो गया था। करा पोषण ट्रैकर का उपयोग बच्चों में बौनेपन, कमजोरी, कम वजन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की सक्रिय रूप से पहचान कर पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है। अतः कथन 2 सही है। आगे देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत निर्वाचन आयोग एक वैधानिक निकाय है। तो यहाँ ध्यान देना है, वैधानिक निकाय है क्या भारत निर्वाचन आयोग? नहीं, तो सांविधिक निकाय है। तो जो भारत में संघ एवं राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। कर इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। तो दूसरा तो सही है। कर इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। तो भारत निर्वाचन आयोग का राज्य में जो क्या है बोल सकते हैं पंचायत चुनाव ये सब होता है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि राज्य स्तर पर राज्य चुनाव आयोग होता है, वही इसका जो भी है चुनाव से रिलेटेड काम करवाता है। तो यहाँ पे केवल 2 आंसर भी होना चाहिए, ठीक है। कितने कथन सही है ढूंढना है, आगे देखते हैं। तो ठीक है, व्याख्या में देखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
अतः कथन एक सही नहीं है। कर इसकी स्थापना 25 जनवरी, इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है, अतः कथन 2 सही है। कर यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करता है। कर इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई सरकार नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान एक पृथक राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, तथा कथन 3 सही है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन, ठीक है। करें यूसीसीएन की स्थापना वर्ष 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मकता के रणनीतिक महत्व को पहचाना। तो इसमें कुछ नहीं लग रहा है कि निगेटिव है, पॉजिटिव ही लग रहा है, इसलिए सही है। ऐसे ढूंढना नहीं है, ठीक है। कारण नेटवर्क का उद्देश्य सांस्कृतिक उद्योगों की रचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना है, तो ये भी कथन सही है। कोझिकोड और ग्वालियर के अलावा वाराणसी यानी संगीत, श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला तथा चेन्नई संगीत इस नेटवर्क का हिस्सा है। अब तो ये दो लगभग लग रहा है पॉजिटिव था, इसमें जो भी हैं चुन लेंगे कि ये सही है। कितने सही। अब ये है तीसरा टर्म है, इसमें हो सकता है कि गलती रहे। कुछ राज्य के नाम दिए हुए हैं और उससे शिल्पकला से रिलेटेड है, तो ये एक टर्म जो है कन्फ्यूजन पैदा करता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे सही है, इसलिए सभी 3 सही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ है कि यूसीसीएन की स्थापना वर्ष 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मकता के रणनीतिक महत्व को पहचाना। अतः कथन एक सही है। कर इस नेटवर्क में अब 100 से अधिक देशों के 350 शहर शामिल है। कर नेटवर्क का उद्देश्य सांस्कृतिक उद्योगों की रचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना है। इसे यूनेस्को के सांस्कृतिक विविधता के लक्ष्यों को बढ़ावा देने एवं जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता तथा तेजी से शहरीकरण जैसे खतरों के प्रति समुत्थनशीलता को सुदृढ़ करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह शहरी नियोजन और शहरी समस्याओं के समाधान में रचनात्मकता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। अतः कथन 2 सही है। आगे देखते हैं।